तो यहाँ पर ये एक सैम्पल रिज्यूमे है, एग्जाम्पल है। फॉर्मेट स्टैंडर्ड नहीं है, बहुत सारे फॉर्मेट हैं, आप चुन सकते हैं। और अभी हम फॉर्मेट पर भी बात करेंगे जब हम आगे ये बात करेंगे कि रिज्यूमे को किस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए, क्या चीज़ें हो क्या नहीं हो, तो हम थोड़ा उस पर बात करेंगे। पर ये एक सैम्पल फॉर्मेट है। तो अगर आप देखेंगे, सबसे पहले ऊपर आपका नाम आ गया, हाई स्कूल या जो भी आप देना चाहते हैं वहाँ पे वो लिख सकते हैं। आपकी तस्वीर, अब बहुत ज़रूरी है, एक तो नाम बोल्ड में होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और नाम के बाद आपने ये छोटा अपना हाई स्कूल लिखा या जहाँ पर भी आप हैं, अगर आप स्कूल पास कर चुके हैं तो वो। फ़ोटो जो होनी चाहिए, यदि आप फ़ोटो या अपनी तस्वीर डाल रहे हैं अपने रिज्यूमे में, बायोडेटा में, तो ये इंश्योर करिए कि वो फ़ोटो प्रोफेशनली खींची हुई हो। फ़ोटोग्राफ़र आजकल हर गली में होते हैं, आप जाइए अच्छे से तैयार होके, एक अच्छे कपड़े पहनकर, बाल वाल थोड़ा तैयार होके एक फ़ोटो खिंचवाइए और वो फ़ोटो यहाँ डालिए। ऐसा नहीं कि मैं शादी में गया था और वहाँ पे आइसक्रीम खाते हुए एक फ़ोटो है मेरी, या कैजुअल सी है पीछे खूब लाइटें वाइटें, नहीं। हर चीज़ इस बायोडेटा, इस रिज्यूमे की हर चीज़ आपका इम्प्रेशन बना रही है नियोक्ता पर, एम्प्लॉयर पर। तो हर चीज़ का ध्यान रखना है। ये दर्शाएगा कि आप कितने सीरियस हो इस जॉब को, इस नौकरी को लेकर के। तो फ़ोटो प्रोफेशनल होनी चाहिए। अगर प्रोफेशनल फ़ोटो नहीं खिंचाई और बायोडेटा देना है, रिज्यूमे देना है, तो मत लगाओ फ़ोटो। जब खिंचा लो तभी लगाओ। अब आ जाता है जो हम कह रहे थे, ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट या आपका उद्देश्य का जो स्टेटमेंट है वो। अबाउट मी इन्होंने लिखा है, वो भी हो सकता है। तो ये 2 लाइन के अंदर, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, 2 लाइन में आपने ये लिखा जिससे सामने वाले को ये एहसास हो जाए कि आप एक, वो बोलते हैं ना, पल्स पता चल जाती है, एहसास हो जाता है कि कौन हो, क्या हो, कैसे हो। तो इन्होंने, तो यहाँ पर वो आ सकता है। ब्रॉडली अपने बारे में लिख सकते हो। इसको लिखने के कई तरीके हैं कि मैं आपकी कंपनी में काम करके ये करना चाहता हूँ या इसलिए आना चाहता हूँ, तो वो एक स्टेटमेंट हो गया। या जैसे यहाँ पर है, आपके बारे में हो सकता है कि मैं इन चीज़ों में मेरा कौशल है, 2 साल का अनुभव है, या ये मैं करता रहा हूँ और मुझे बहुत पसंद है ये कार्य करना या इस दिशा में कार्य करना। मैं यहाँ पर इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, यहाँ पर कुछ चाहता हूँ बनाना, और इसलिए मैं आपकी कंपनी में इस रोल या इस पद के लिए आवेदन कर रहा हूँ, या जो भी। तो 2-3 चीज़ें यहाँ आ गई, या वो एक ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट आ गया। अब ये जो है, भर भर के नहीं चाहिए, बहुत सारा नहीं चाहिए, जहाँ तक हो एक सेंटेंस पावरफुल आपके उद्देश्य को दर्शाता हुआ यहाँ हो तो बहुत अच्छा है। उसका नाम भी ये हो सकता है ऑब्जेक्टिव। अबाउट मी भी लिख सकते हैं, पर अगेन 2 लाइन के अंदर अपने बारे में आप लिख रहे हो, क्योंकि आगे सारी जानकारी आने ही वाली है ना। उसके बाद जैसा हमने बात की थी, आपका अनुभव, या इसको एजुकेशन अलग है, अनुभव यदि है तो। और अनुभव किसी भी तरह का, ज़रूरी नहीं है आपने किसी कंपनी में काम किया हो सकता है आपने 6 महीना किसी के लिए काम किया हो, या आपने इनफॉर्मल तरीके से पर्सनल लेवल पर किसी के लिए काम किया है। कोई भी अनुभव, हम समझते हैं, नियोक्ता समझते हैं कि इस वक्त कोई एक लंबा चौड़ा कंपनियों में काम करने का एक्सपीरियंस नहीं है, आप एंट्री लेवल जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, है ना। तो कोई भी तरह का एक्सपीरियंस मायने रखता है, अनुभव मायने रखता है। तो वो जो है वो ऑर्डर में आप लिखोगे कि सबसे लेटेस्ट, यानी अभी सबसे पहला, फिर उसके पीछे वाला, फिर उसके पीछे वाला, उस ऑर्डर के अंदर आपका अनुभव आएगा। फिर आपकी शिक्षा के बारे में आ जाएगा, तो उसमें ऑब्वियसली आपके स्कूल के बारे में ही होगा, वो आप यहाँ पर लिख देंगे, कहाँ से किया, स्कूल का नाम आ सकता है, उसकी डिटेल्स आ सकती हैं। आपको कोई भी यदि अवार्ड्स मिले हैं किसी भी प्रकार के, वो अवार्ड्स जैसा हमने बात की वो आ गया। ये जो पोजीशनिंग है, ये आपके जो स्किल्स हैं, जैसा मैंने कहा, ये दोनों तरह के स्किल्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं।
उस पद, उस नौकरी से जुड़े हुए हार्ड स्किल्स, वो ज्ञान जो बहुत ज़रूरी है, जो डायरेक्टली उसके लिए काम करेगा, और दूसरा जो स्किल्स जो कि इंटरपर्सनल सॉफ्ट स्किल्स हैं, जो कि आपको उसको नेविगेट करने में, आसानी से उस नौकरी में सेटल होने में मदद करेंगे। तो वो स्किल्स यहाँ आ सकते हैं। उसकी लिस्ट 5, 6, 7 है, लिखिए बेधड़क। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि जो रेलेवेंट नहीं है, स्किल्स तो 50 हो सकते हैं, आप देखेंगे तो छोटे बड़े बहुत है, लेकिन जिस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मैं फिर कह रही हूँ, उससे रेलेवेंट स्किल्स लिखिए। बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग ताकतवर स्किल कौशल मेरे पास हो सकता है, लेकिन उसका लेना देना मेरे इस जॉब एप्लीकेशन या इस आवेदन से नहीं है, उसको यहाँ लिखने का फ़ायदा नहीं है। आप लिख भी दोगे, बट तो जो थोड़ा भी रेलेवेंट है वो बिल्कुल लिखिए, और इस तरह लिखिए कि समझ आए कि अच्छा, इस स्किल या इस कौशल की वजह से इस जॉब में क्या कर पाएंगे, ये समझ आए, वैसे आप लिखिए। तो जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे, मैनेजमेंट ऑफ कैश क्रेडिट पेमेंट्स, फ्रंट ऑफ हाउस सर्विस एक्सपीरियंस, सर्विंग ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स, बड़ा क्लियर है कि क्या क्या चीज़ों का मैं सर्व बहुत अच्छा कर सकते हूँ, या फिर क्लीनिंग और मेंटेनेंस का मुझे ये स्किल है मेरे पास में, फ़ोन आंसर करना, ऑर्डर लेना, ये भी एक स्किल है, बिल्कुल ये स्किल है। तो जिस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, वहाँ पर 1, 2, 3, 4 चीज़ें ज़रूरी हैं, और मैंने ये की हुई है किसी फॉर्म में, तो ये स्किल में आ जाएगा। ये आपका टेक्निकल स्किल आ गया, हार्ड स्किल आ गया, है ना। कैफ़े क्लीनिंग टू अ हाई स्टैंडर्ड, तो कैफ़े की क्लीनिंग बहुत हाई स्टैंडर्ड की हुई है। अब अगर किसी ऐसे पद के लिए नियुक्त किया जा रहा है या आवेदन किया जा रहा है जो कि कैफ़े संबंधित, किसी रेस्टोरेंट के संबंधित है, या किसी जगह कैंटीन चलाना है, वहाँ के लिए है, और वहाँ का कोई इंचार्ज ढूंढ रहे हैं, या वहाँ पे एक सपोर्ट के लिए किसी को ढूंढ रहे हैं, तो ये बिल्कुल रेलेवेंट है। या वहाँ पर वेटर के लिए ढूंढ रहे हैं, है ना। तो उस हिसाब से आपके स्किल्स आएंगे। आपकी ट्रेनिंग, तो अगर आपने कहीं पर ट्रेनिंग ली हुई है, जैसा हमने बात की थी, वो आ जाएगी। वॉलंटियरिंग, किसी भी तरह के स्वयंसेवी जो कार्य आपने किए, प्रोजेक्ट्स किए हैं, वो यहाँ पर आ जाएंगे। और आपके इंटरेस्ट्स, यदि कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता है कि मे बी इनमें से किसी हेडिंग में नहीं आई हैं, लेकिन आपको पसंद है, आप लिख सकते हो। कई बार वो डायरेक्टली नहीं रिलेटेड हैं आपके आवेदन से, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट सेक्शन में आप डाल सकते हो। जैसा मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था, उदाहरण लिया था कि आपको गाने का शौक़ है, और अक्सर आप दोस्तों के साथ मिल करके आप लोग एक गाने की इवनिंग करते हैं, कैरियोके करते हैं ना, तो आपने वो यहाँ पर लिख दिया। आपने ड्रामा में हिस्सा लिया हुआ है, तो वो इंटरेस्ट के अंदर एक कुछ ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जो हो सकता है सीधा तालमेल न रखती हों इससे, पर उससे ये पता चलता है कि आप कितने लाइवली हैं, आप किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, और वो ये दर्शाता है कि ये इंसान फ़न लविंग है, ये इंसान मस्ती भी करते हैं, ये और भी चीज़ों में है, ऐसा नहीं कि एक ही जगह बस काम काम काम। तो वो आपकी पर्सनालिटी को दर्शाता है। तो इंटरेस्ट्स भी आप दे सकते हैं। तो ये एक ब्रॉड स्ट्रक्चर है, जैसा हमने बात की, जो जो एलिमेंट्स थे किस तरह से वो रिज्यूमे में आएंगे, वो हमने यहाँ पर बात की। अब कुछ चीज़ें जो नोट करने लायक हैं, जो, और मैं इस वापस उस पर जाऊंगी, अगर आप देखेंगे तो ये जो टेम्पलेट है, टेम्पलेट्स बहुत सारी हो सकती है। टेम्पलेट का क्या मतलब है? टेम्पलेट का मतलब है कि जो ढांचा है उस बायोडेटा या रिज्यूमे को बनाने का, उसको हम टेम्पलेट कहते हैं। अगर आप ऑनलाइन जाएंगे तो आपको बहुत सारे टेम्पलेट मिलेंगे रिज्यूमे बनाने के, तो जो आपको पसंद आता है, जो आपको अच्छा लगता है, आप वो चुन सकते हैं। लेकिन जो टेम्पलेट आप चुनते हैं वो प्रोफेशनल टेम्पलेट होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि रंग बिरंगा है या उसमें बहुत सारी डिज़ाइनें हैं इधर उधर, नहीं। अगर आप ये वाला देखेंगे तो इस बहुत ही सिंपल है, एक कलर कोड है यहाँ पर, और चाहे आप फॉन्ट देखिए, इजीली समझ आने वाला है। हेडिंग्स जो हैं वो अलग बोल्ड में बनी हुई हैं, कैपिटल लेटर के अंदर है,
बाकी का फ़ॉन्ट अलग है, तो ये पता चल रहा है कि हेडिंग अलग है और उसके अंदर क्या कहना चाहते हैं वो अलग है ना। और कोई बहुत फैंसी फ़ॉन्ट नहीं है कि बहुत ही अलग अलग तरीके के फ़ॉन्ट, ये हेडिंग अलग फ़ॉन्ट में हो रही है, ये अलग फ़ॉन्ट में है, ये कुछ और नहीं। एक सा फ़ॉन्ट है जिससे कि बहुत ही प्रोफेशनल, यूनिफॉर्म यानी समांतर वो लग रहा है। तो किस तरह का फ़ॉन्ट है, कितना साफ दिख रहा है, कितना प्रोफेशनल इसका लुक है, रंग बिरंगा नहीं है, बहुत ही रंग बिरंगे फ़ॉन्ट नहीं है ना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। हाईलाइट योर स्किल्स, अपने, तो हमने कहा पेशेवर टेम्पलेट, उसके बाद में आपके कौशल और शक्तियों को उजागर करना है। ये फिर से मैं कह रही हूँ कि जब आप बायोडेटा या रिज्यूमे बना रहे हैं, उसका उद्देश्य ये है कि सामने वाले के पास 1 घंटा नहीं है जो वो आपके रिज्यूमे को देने वाले हैं, और आपका रिज्यूमे पहला इम्प्रेशन क्रिएट करेगा। उसके बिना पर वो ये चुनाव करेंगे कि वो आपसे मिले, आपको बुलाएं, बात करें या नहीं करें। तो ये बहुत ही देखते ही पता चलना चाहिए कि ये कौशल हैं, ये ताकत है और ये मुझे इस जॉब रोल के लिए ज़रूरी चाहिए। तो उसको उजागर करना बहुत ज़रूरी है। बी ऑनेस्ट, झूठ न बोलें, ईमानदार रहें। जो भी आप वहाँ लिख रहे हो वो बिल्कुल सच होना चाहिए। बनाइए मत, घबराइए भी मत, जो है वही लिखिए। उसके बाद कस्टमाइज़ योर रिज्यूमे। कस्टमाइज़ यानी हर पद के लिए तो आप एक ही नौकरी के लिए तो अप्लाई नहीं करेंगे, आवेदन नहीं करेंगे। आपने ये देखा कि मुझे क्रिएटिव चीज़ें पसंद है, या आपने ये देखा कि मुझे बातचीत जहाँ करना है, लोगों से मिलना है, वो पसंद है, तो आप सेल्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आप कस्टमर सर्विस के लिए भी अप्लाई करेंगे, आप हो सकता है जहाँ आपको जाके बार बार मिलना है, फ्रंट डेस्क है, आप कई अलग अलग पदों के लिए, नौकरियों के लिए आवेदन करेंगे। तो जितने पदों के लिए जब जब आप अपना बायोडेटा या रिज्यूमे भेजते हैं, उसको आप उस पद के हिसाब से एडिट करेंगे, उसमें बदलाव करेंगे। वो बदलाव क्या है? चीज़ें वही होंगी, आप सच बोलेंगे, ईमानदार रहेंगे जो दे रहे हैं, पर उसको ट्वीक करेंगे, यानी कि जब एक नियोक्ता पढ़ रहा है वो देखे कि हाँ, ये बैंक के लिए अप्लाई किया है तो बैंक से ये चीज़ें ज़रूरी हैं, हाँ बिल्कुल ये चाहिए। अब आपने अप्लाई किया, मान लीजिए एक रियल एस्टेट जो बिल्डिंग्स बनाते हैं उस कंपनी में सेल्स के लिए अप्लाई किया, तो आपने वहाँ पर डाला कि कुछ ऐसी चीज़ें जो उसको सिर्फ उस हिसाब से ट्वीक किया, कस्टमर सर्विस की बात कर ली आपने, है ना, फॉलोअप्स की बात कर ली, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे कॉल करके मान लीजिए कलेक्शन के लिए बात करनी पड़ती है, पैसे के लिए करनी है, या आंसर करने पड़ते हैं कॉल्स, क्योंकि क्लाइंट के कॉल आते हैं, या उनकी कई सारी क्वेरीज होती हैं, उनकी बहुत सारी शिकायतें होती हैं, तो उनको किस तरह से मानना है, या उनको मनवाना है, या उनसे बातचीत करनी है, क्या उस रोल में ज़रूरत है और कहाँ पर क्या चीज़ ज़्यादा मायने रखती है, वो आप अकॉर्डिंगली ट्वीक करेंगे, है ना। और हो सकता है आपका ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट, जो उद्देश्य वाला स्टेटमेंट है, वो भी उस हिसाब से थोड़ा सा बदल जाए, वो ज़रूरी। उसके बाद रिज्यूमे को बिल्कुल सिंपल रखिए, कंसाइज यानी बहुत ही संक्षिप्त रखिए, क्लीन होना चाहिए, स्वच्छ। जैसे अभी हमने जो देखा रिज्यूमे बायोडेटा, सिंपल, उसको बहुत सजाने की ज़रूरत नहीं है, डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्रिएटिविटी लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल डॉक्यूमेंट है, उसका एक पर्पज़ है, उसका एक उद्देश्य है, बस वो उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उसे बनाइए। सारी जानकारी नहीं देनी है। अगर एक पेज का बायोडेटा आप बना पाते हैं जिसमें बिल्कुल क्लियर उस जॉब के लिए, उस नौकरी के लिए जो चाहिए वो लिखा हुआ है, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो उसको बिल्कुल संक्षिप्त रखिए, रेलेवेंट, ज़रूरी वही चीज़ें वहाँ पर लिखिए। प्रूफ रीड, कोई भी एरर्स या त्रुटि नहीं होनी चाहिए, है ना। आप ये सोचिए कि कोई नियोक्ता आपका रिज्यूमे पढ़ रहा है और उसमें अरे ये तो ग्रामर, स्पेलिंग ही गलत लिखी हुई है, अरे यहाँ पर ये वर्ड गायब है, अच्छा ये सेंटेंस ही गलत बना हुआ है। नहीं,
तो उस एरर्स के लिए उसको अच्छे से ध्यानपूर्वक, सावधानीपूर्वक पढ़िए, 2 बार पढ़िए। हो सकता है किसी और से मदद लेने की ज़रूरत है, अपने दोस्त से या कोई और जो समझते हैं वो मदद लीजिए और उसको पूरा लिखिए। कई बार आपका जो इंटरेस्ट है, जो आपको पसंद है, आप उस दिशा में आगे बढ़ते हैं, आप उन नौकरियों के लिए, उन रोल के लिए आवेदन करते हैं। लेकिन कई बार कुछ ऐसी भी नौकरियां होती हैं, ऐसी पोजीशंस होती हैं, ऐसे रोल होते हैं, आपको लगता है मेरे पास इसके लिए पर्याप्त कौशल नहीं है ना? मैं पता नहीं इसके लिए जो आवश्यक है वो वाले कौशल नहीं हैं, वो ज्ञान नहीं है शायद। लेकिन यदि आपको ये लगता है और बहुत स्ट्रॉन्गली लगता है, ये कॉन्फिडेंस है आपको कि ये कार्य या ये रोल मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आप आश्वस्त हो, तो उस रोल के लिए, उस नौकरी के लिए ज़रूर आवेदन करें, उसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। यहाँ ज़रूरी है कॉन्फिडेंस। अगर आपको पता है कर सकते हो तो बेशक जाओ और अप्लाई करो। अब आप सोच रहे होगे कि स्किल्स नहीं है या मेरे पास उसके लिए एक्सपीरियंस नहीं है या जो ज़रूरी ज्ञान है वो नहीं है। कई बार ऐसा होता है, मैं नहीं कहती हर बार है, पर इसके लिए बहुत ज़रूरी है आप अपने गट की, अपने अंदर की जो भावना है उसको सुने। कई बार ऐसे मौके आते हैं हमें लगता है नहीं, ये मुझे दिल से चाहिए, इसको मैं कर सकता हूँ। ठीक है, मेरा बायोडेटा जो भी कहता है करिए, बेशक अप्लाई करिए, लेकिन जब आप अप्लाई कर रहे हैं ईमानदारी के साथ अपने बायोडेटा को उस हिसाब से बदलिए, ज़रूर लिखिए सच सच जो जो स्किल हैं, जो जो अनुभव है, नहीं है, लेकिन अपने ऑब्जेक्टिव के उद्देश्य स्टेटमेंट में, बयान में ये लिख दीजिए, है ना? पर करिए, करके देखिए, भरोसा रखिए और खुद पर भरोसा रखिए। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये बहुत ही जो अहम हिस्सा है किसी भी नौकरी या रोज़गार को तलाशने का और उसके बाद उसमें आगे बढ़ने का, आपने तलाशा लेकिन अगला कदम है वो आपको बुलाएंगे, आपको मिलना है, या नौकरी की जो आपकी प्रोफाइल है उसमें आपको डालना है रिज्यूमे। कोई भी नियोक्ता सबसे पहले आपका बायोडेटा या रिज्यूमे देखना चाहेगा और ये उसकी तैयारी के बारे में था। तो आपको सब कुछ क्लियर है, आपने सब कुछ लिख रखा है, उसको कैसे एक एक हेडिंग के अंदर, हमने यही देखा 5 या 6 हेडिंग्स हैं ब्रॉड जिसके अंदर सारी चीज़ें आनी हैं, वो किस तरह से वहाँ पर आएगी कि सिंपल एक अच्छा सा रिज्यूमे बने। क्योंकि ये दिखाएगा आपकी प्रोफेशनलिज्म, ये दिखाएगा कि आपसे मिलें नहीं मिलें, ये दिखाएगा कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। आपके बायोडेटा से आपके बारे में बहुत कुछ पता चलता है, बहुत कुछ। इवन आपसे मिले बिना लोग आपके बारे में पता कर सकते हैं ये देख कर के कि वो बायोडेटा कैसा दिखता है। तो इस पर वक्त बिताइए, एक एक स्टेप को फॉलो कीजिए, किसी से ओपिनियन लीजिए, उनसे परामर्श करिए, उनको बोलिए एक बार आप पढ़ के देखिए कैसा लग रहा है मेरा बायोडेटा। हो सकता है आपके कोई गुरु हैं, टीचर हैं, आपके कोई मेंटोर हैं, मम्मी पापा हैं, कोई और हैं, उनको दिखाइए और ओपिनियन लीजिए। और उसके बाद में चुन लिए, कई सारे टेम्पलेट्स हैं उनमें से चुन करके अच्छे से उसको बनाइए। तो मैं आशा करती हूँ जो जानकारी आपको चाहिए, जितनी जानकारी आपको चाहिए आपका बायोडेटा, आपका रिज्यूमे बनाने के लिए, वो आपको मिल गई है यहाँ पर। हमने गोल सेटिंग की बात की थी, लक्ष्य साधने की, शॉर्ट टर्म गोल। तो अभी अगर आपका रिज्यूमे, बायोडेटा रेडी नहीं है या रेडी है तो भी गोल बनाइए, लक्ष्य बनाइए, कितने वक्त में उसको रेडी करोगे या उसको बदलोगे या उस पर फिर से बैठोगे और उस पर लग जाइए। अब मैं आपसे मिलूँगी अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।